आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत पार्ट 2 को कवर करेंगे हम। पार्ट 1 में हमने लेव वाइगोस्की को कवर किया और आज जीन पियाजे पे चर्चा करेंगे कि जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है और उनके सिद्धांत में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था की एज क्या है और प्रत्येक अवस्था से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, आप सेट पेपर जब सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे कि जीन पियाजे से जुड़े 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते होंगे। इसलिए जीन पियाजे इम्पॉर्टेंट हैं और आप इसको ध्यान से देखेंगे। और इस वीडियो को समझने के लिए या जीन पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए आप इसको किसी बच्चे से जोड़ कर समझेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आपके आसपास कोई बच्चा है तो आप उसको माइंड में रख लेंगे, यानी कि उसको मस्तिष्क में उसकी छवि बना लेंगे। फिर आप इस सिद्धांत को समझेंगे तो आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा और प्रॉमिस है आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो देखेंगे कि जीन पियाजे ने सिद्धांत कौन सा दिया है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो क्वेश्चन बनेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं हैं। तो पहला एक क्वेश्चन बनता है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था देखेंगे कि संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसकी एज 0 से 2 वर्ष है। तो क्वेश्चन बनेगा कि संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था की एज क्या है? तो 0 से 2 वर्ष है। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, यानी कि 0 से 2 वर्ष एज कैसे याद रखेंगे? तो संवेदी पेशी का तात्पर्य है कि जब वो कोई संकेत करता है तो अपने पेशियों से, अपनी भुजाओं से, यानी कि अपने हाथ पैरों से करता है। और इंद्रिय जनित का तात्पर्य है कि जब उसे कोई संकेत करना होता है तो इंद्रियों से, यानी कि इशारों से करता है। यानी कि अगर उसे अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना है तो या तो वो अपने हाथ पैरों को चला के बताएगा या तो वो कोई इशारा करके आपको बताएगा इंद्रियों के माध्यम से। तो ये इशारे बालक कितनी एज तक करता है? तो आप भी देखते होंगे सिर्फ 2 वर्ष तक, क्योंकि 2 वर्ष के बाद वो बोलने लगता है। फिर वो इशारे क्यों करेगा? फिर उसे अपने जो विचार हैं, अपनी कोई बात बतानी है तो वो बोल के बता देगा। तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब बालक इशारे करता है, यानी जब बोल नहीं पाता है, तो उसकी एज 2 वर्ष होती है। इसी को संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जानेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, मानसिक क्रियाओं को इंद्रियों के माध्यम से प्रकट करना। तो क्वेश्चन बनता है कि एक बालक अपने विचारों को इंद्रियों के माध्यम से प्रकट करता है, या जीन पियाजे की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था के अंतर्गत आएगा। नंबर 2, बाहरी जगत के प्रति अनभिज्ञ। और इस एज में बालक बाहरी जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, यानी कि जब 0 से 2 वर्ष का बालक होता है तो वो बाहरी व्यक्तियों को नहीं जानता, क्योंकि जब 3 माह तक वो अपनी माँ को नहीं पहचानता तो बाहरी लोगों को कैसे वो जान सकता है। इसलिए बाहरी लोगों के प्रति वो अनभिज्ञ होता है। अपनों को देखकर मुस्कुराना व अपरिचितों को देखकर डर जाना। क्वेश्चन भी बनता है कि एक बालक अपनों को देखकर मुस्कुराता है और अपरिचितों को देखकर डर जाता है, यह जीन पियाजे की किस अवस्था का गुण है? तो संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था का गुण है। उसके बाद देखेंगे प्रत्येक वस्तु को मुंह में रखना। आपने देखा होगा कि 0 से 2 वर्ष तक का बालक होता है वो प्रत्येक वस्तु को मुंह में रख लेता है, चाहे लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, कागज़ हो, पेंसिल हो, कोई पौधा, पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, कोई कीड़ा हो, वो नहीं जानता ये कीड़ा है, सब चीज़ मुंह में रख लेगा। तो क्वेश्चन भी बनता है कि एक बालक प्रत्येक वस्तु को अपने मुंह में रख लेता है, या जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है? तो संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था है। उसके बाद वस्तु स्थायित्व का गुण। ये इम्पॉर्टेंट है कि वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? तो संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था से प्रारंभ होता है। मूल प्रवर्तात्मक व्यवहार।
और जो मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का जो आरंभ होता है वो भी इसी एज से होता है, क्योंकि जैसा वो अंदर से है वैसा ही बाहर से, यानी कि कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, यानी कि जो उसके मस्तिष्क में है वही वो क्रियाकलाप करेगा, यानी कि कोई उसके क्रियाकलापों में भेदभाव नहीं होगा, कोई दिखावट नहीं होगा। उसके बाद अनुकरण करना, और जब 1 वर्ष के ऊपर बालक होता है फिर वो अनुकरण करने लगता है। तो क्वेश्चन भी बनता है कि अनुकरण करना प्रारंभ किस एज से होता है, तो ये संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था से प्रारंभ होता है। उसके बाद दूसरी अवस्था देखेंगे हम, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज 2 से 7 वर्ष है। आप यानी कि 5 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो 2 से 7 वर्ष, और आप सभी में 5-5 वर्ष ऐड करेंगे तो आपकी वो अवस्था बढ़ती चली जाएगी। तो सिर्फ पहली अवस्था आपको याद करनी है, उसके बाद 5 वर्ष ऐड करने हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष है। और इसमें देखेंगे नंबर 1, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो क्वेश्चन बनता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। कैसे है आप समझेंगे कि जैसे कोई 5-6 वर्ष का बालक है और वो सुबह से कार्टून देख रहा है। आपने देखा कि वो सुबह से कार्टून देख रहा है और आपने टीवी बंद कर दी और उससे बोल दिया कि लाइट चली गई, लेकिन वो जब बोर्ड की तरफ देखता है तो उसमें वो लाल जो इंडिकेटर लगा होता है वो जल रहा होता है। उसे ये नहीं पता कि ये इंडिकेटर है, लेकिन वो ये जानता है कि ये जो लाल बल्ब है ये जब तक जलेगा तब तक लाइट आ रही है, और जब ये बंद हो जाएगा तो लाइट चली जाएगी। इसलिए वो आपसे अतार्किक चिंतन करता है कि ये जल रहा है इसलिए लाइट आ रही है और आपने टीवी बंद कर दी, और वो रोने लगता है। और जब तक टीवी ओपन नहीं करा लेता है वो रोता रहता है। अगर वो लाइट बंद हो जाए तो वो जान जाता है कि लाइट चली गई। अगर लाइट जल रही है तो वो टीवी ओपन करा लेगा, यानी कि वो जानता है कि लाइट आ रही है, यानी कि वो बिना किसी ठोस रीजन या बिना किसी स्पष्ट रीजन के, इसी को अतार्किक चिंतन कहते हैं, और तर्क आपसे करने लगता है। तो आप समझ गए होंगे। नंबर 2, गिनती, वर्णमाला, रंगों की पहचान व अक्षर लिखना। यानी कि जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक होता है 2 से 7 वर्ष में, तो वो गिनती भी लिखने लगता है या बोलने लगता है। वर्णमाला यानी कि ABCD या छोटा बड़ा भी पढ़ने लगता है। रंगों की पहचान भी करने लगता है और अक्षर भी लिखने लगता है। उसके बाद देखेंगे जीववाद, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी बनता है कि जीववाद का गुण किस अवस्था में विकसित होता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। जीववाद का तात्पर्य है कि निर्जीव वस्तु को सजीव समझना, यानी कि इस एज में बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेता है। जैसे कि अगर उसकी गुड़िया है तो उस गुड़िया को वो सजीव मानता है, उससे बातें करता है। आप देख लो, आपके पड़ोस में ही अगर कोई बच्चा है, अगर 5-6 साल का है, तो आप देखो कि वो उसका जो गुड़िया होगा, उसके खिलौने होंगे, उससे वो बातें करेगा जैसे वो सजीव हों। सुबह उनको नहलाएगा, उनके बालों में तेल डालेगा, कंघा करेगा, उनको कपड़े पहनाएगा कि जैसे वो भी सजीव हों। यानी कि जीववाद का गुण ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। और आप इसको याद नहीं रखना है, आप खुद देख लेंगे कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव कब बालक समझता है। गुड़ियों से बालक कब बात करता है, जब वो 4-5 साल का होता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आत्मकेंद्रिता, आत्मकेंद्रिता का तात्पर्य है बच्चा केवल खुद के बारे में सोचता है, यानी कि बच्चा केवल अपने बारे में सोचता है। जैसे कि बच्चे को अगर आपसे कोई वस्तु लेनी है तो वो आपसे रो के ले लेगा, लेकिन अगर आपको उससे कोई चीज़ लेनी है तो वो आपको नहीं देगा। अगर आपको उससे खिलौना लेना है या आपको उसकी कोई भी वस्तु लेनी है, वो नहीं देगा, रोने लगेगा, लेकिन अपनी वस्तु नहीं देगा। यानी कि वो इतना स्वार्थी होता है, इतना आत्मकेंद्रित होता है कि अपनी वस्तु आपको नहीं देगा, आपकी वस्तु ले लेगा। यानी कि वो केवल खुद के बारे में सोचता है। उसके बाद देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है कि अनुत्क्रमणशीलता, अविलोम्यता, अपलटवाली का गुण कब विकसित होता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि अविलोम्यता या अनुत्क्रमणशीलता या अपलटवाली का गुण कब विकसित होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और ये होता क्या है, तो ये होता है कि बच्चे किसी वस्तु को पहचान नहीं पाते हैं जब वो आगे निकल जाते हैं। यानी कि जैसे कि आपने उनको बताया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, उनको पता भी हो गया। आपने उनसे पूछा भारत की क्या राजधानी है, तो वो बताएंगे दिल्ली। लेकिन आप उनसे यहीं पे पूछ लें कि दिल्ली किसकी राजधानी है,
तो वो नहीं बता पाएंगे कि दिल्ली भारत की राजधानी, क्योंकि उनके अंदर बैक का कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि वो चीज़ों को बैक नहीं कर पाते, यानी कि जिस बिंदु से वो आगे निकल जाते हैं उससे वो वापस नहीं लौट पाते। यानी कि वो भारत की राजधानी दिल्ली है बता देंगे, लेकिन दिल्ली किसकी राजधानी है वो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अनुक्रमणशीलता, अविलोम्यता या अपलटवाली का गुण नहीं होता। इसी को कहते हैं। या आपने जैसे टी है, टी को वाह बना दिया है, फिर आप उनसे कहो कि वाह को टी बनाओ, तो वो टी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पीछे जाने का गुण नहीं होता। इसी को अविलोम्यता या अपलटवाली या अनुत्क्रमणशीलता कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 12 और कहीं कहीं पे 7 से 11 भी लिखी हुई है, तो आप इन दोनों को देख लेंगे। अगर 7 से 12 मिलती है तब भी सही, 7 से 11 मिलती है तब भी सही। तो तार्किक चिंतन में समर्थ, जब इस एज में बालक आता है, लगभग जब वो 12 वर्ष में होता है, यानी कि जब इस अवस्था के अंत में होता है, तब वो तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कि जो उसके चिंतन होते हैं वो तर्कपूर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन भी बनता है कि एक बालक तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, यह किस अवस्था की ओर अग्रसर करता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ओर अग्रसर करता है। मूर्त आधार पर वस्तुओं को समझना, विभेद करना, वर्गीकरण करना, यानी कि उसने जिन जिन चीज़ों को देखा है उन चीज़ों को वो समझा सकता है, आपको खुद भी समझ सकता है, उनमें विभेद कर सकता है, उनको वर्गीकरण कर सकता है। यानी कि सिर्फ मूर्त चीज़ों को ही, यानी कि जिन चीज़ों को उसने देखा है सिर्फ उन्हीं का, ऐसा नहीं कि जिसको उसने नहीं देखा है उसका वर्गीकरण कर दे, उसका वर्गीकरण नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन भी बनता है कि मूर्त चिंतन किस अवस्था से प्रारंभ होता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रारंभ होता है। विकेंद्रीकरण व दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने में समर्थ, यानी कि वो आपको दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है। और विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि एक ही समय में किसी वस्तु के विचार को कई पक्षों में रखना, यानी कि वो एक ही चीज़ को कई विचारों से आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये सब गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं। और ये विकेंद्रीकरण पूछा भी जाता है कि विकेंद्रीकरण का गुण जीन पियाजे की किस अवस्था से प्रारंभ होता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रारंभ होता है। उसके बाद देखेंगे उत्क्रमणशीलता, विलोम्यता, पलटवाली का गुण विकसित, यानी कि अभी आपने पीछे देखा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये नहीं था गुण, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण आ जाता है। यानी कि जब 7 से 12 वर्ष का बालक होता है, अगर आप उसको बता दो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, फिर आप उससे पूछ लो कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो वो बता देगा। यानी कि फिर वो बैक आने लगता है, यानी कि जो बैक आने का, पीछे आने का गुण है उसके अंदर आ जाता है। यानी कि आप अगर टी का बा बना दो, उससे पूछो कि ये कैसे बना, तो वो बता देगा कि आपने टी से बा बनाया। और उससे कहो कि आप इसको बैक में टी बना दो, तो वो फिर टी बना देगा, इसको बा को हटा देगा और टी बना देगा। तो यानी कि ये गुण उसके अंदर विकसित हो जाता है। उसके बाद देखेंगे अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन बनेगा कि अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? तो ये 11 से 15 वर्ष होती है और इसमें अमूर्त चिंतन का गुण विकसित होने लगता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अमूर्त चिंतन का गुण जीन पियाजे की किस अवस्था से प्रारंभ होता है? तो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से प्रारंभ होता है, क्योंकि वहाँ पे अमूर्त नहीं देगा। जब ये पूछेगा कि एक बालक में अमूर्त चिंतन का गुण विकसित हो जाता है, ये पियाजे की कौन सी अवस्था है, तो ऑप्शन में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। तब अगर अमूर्त होगा तो आप देख के जान जाएंगे, तो वहाँ पे अमूर्त नहीं देगा, वहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नंबर 2, चिंतन लचीला व क्रमबद्ध होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में एक बालक का चिंतन लचीला व क्रमबद्ध होता है? तो ये औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन लचीला व क्रमबद्ध होता है। परिकल्पनात्मक चिंतन, और इस अवस्था में जब बालक पहुंचता है तब वो परिकल्पनाएं करने लगता है, यानी कि वो इमेजिन करने लगता है। उसके बाद निगमन तर्क। निगमन तर्क का तात्पर्य है नियम से उदाहरण। 2 प्रकार की विधियां होती हैं, एक होती है आगमन विधि, एक होती है निगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम और निगमन विधि नियम से उदाहरण। तो यानी कि जब अमूर्त अवस्था में बालक होता है तब वो निगमन तर्क करने लगता है।
उसके बाद प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि इम्पोर्टेंट बिंदु क्या हैं। पियाजे मानते हैं कि विचार भाषा से पहले आते हैं, जहाँ पे वाइकोस्की मानते थे कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, लेकिन पियाजे मानते हैं कि पहले विचार आता है। जैसे कि उन्होंने बताया, जब बालक बोल नहीं पाता है, उसके पास कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन अगर उसको खाना खाना है या पानी पीना है तो वो गिलास पकड़ लेता है और इशारा करता है कि उसे पानी पीना है। तो यानी कि जब उसके मस्तिष्क में विचार आया या उसके मन में ऐसा विचार आया कि उसे पानी पीना है, तभी तो उसने गिलास उठाया। तो इसीलिए पियाजे बताते हैं कि भाषा से पहले एक बालक में विचार आते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि भाषा से पहले विचार को किस मनोवैज्ञानिक ने माना है, तो जीन पियाजे ने माना है। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो पियाजे को माना जाता है। और पियाजे की एक फेमस पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो क्वेश्चन बनेगा कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है, तो ये जीन पियाजे की है। तो पियाजे से इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट थे या जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा की। और आप इसको अगर वीडियो देखेंगे तो आप एक बच्चे को मन में रख कर तब समझेंगे, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, जीन पियाजे सभी में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। धन्यवाद।